Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 4th, lecture number 6. तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी 4th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट द सोप्स। सोप्स के अंदर हमने बताया कि सोप्स की प्रिपरेशन में कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी डिफरेंट हमने फॉर्मुलेशंस को डिस्कस किया था जिनके थ्रू हम सोप्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसी को यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सोप, यानी कि वो सारे मेथड्स जिनके थ्रू क्या किया जाता है, सोप्स को बनाया जाता है ना। सोप्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके अंदर हम डिफरेंट सोप्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सोप्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर है जैसे कि that soaps and scented bars are prepared by the following processes, कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू क्या किया जाता है, इन सोप्स को और scented bars को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर आप क्या 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 आता है, इसमें आता है आपके कोल्ड प्रोसेस, सेमी बॉइल्ड प्रोसेस, फुल्ली बॉइल्ड प्रोसेस, कैटल प्रोसेस और कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी 5 मेन प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इन सूप्स को और बार्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके प्रोसेसेस के अंदर फर्स्ट आता है क्या, कोल्ड प्रोसेस। कोल्ड प्रोसेस की बात करें तो दिस कोल्ड प्रोसेस सोप इज मेड विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट अप्लाइड टू इट, while the hot process soap is heated or most often cooked in a crock pot to speed up the सोप मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, कोल्ड जो रहेगा, कोल्ड प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, सोप्स को फॉर्मुलेट करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोल्ड प्रोसेस होता है इसके थ्रू क्या किया जाता है, सोप्स को यहाँ पर बनाया जाता है, सोप्स की फॉर्मुलेशन की जाती है जिसके अंदर बिना किसी एक्सटर्नल हीट को अप्लाई किए, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं की जाती और बिना किसी एक्सटर्नल हीट को अप्लाई किए सोप्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके हॉट प्रोसेस रहता है, हॉट प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम सोप्स को यहाँ पर हीट करते हैं, हीट करके उनको कुक करते हैं किसके अंदर, एक क्रॉक पोट के अंदर, ताकि आपके जो सोप मेकिंग प्रोसेस है उसको क्या किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप हीटिंग नहीं करोगे ना तो बहुत ही स्लो प्रोसेस से यहाँ पर सोप बनेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नली हम हीट कोई अप्लाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो आपके हॉट प्रोसेस सोप होता है बेसिकली उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो जो हॉट प्रोसेस सोप्स होते हैं ना उनमें हीट किया जाता है और मोस्ट ऑफ द आपके कुक्ड होते हैं, वहां पर हीटिंग की जाती है सूप को बनाने के लिए, ताकि आपकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। इन दिस प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ फैट एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलाइली is carried out substantially at a room temperature so that little more than the emulsification take place। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके जो फैट होते हैं या जो आपके एल्कलाइली होते हैं उन दोनों की क्या की जाती है, मिक्सिंग कराई जाती है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई जाती है और ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली रूम टेम्परेचर पर कराई जाती है। ध्यान रखो यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेंगे, ये जो मिक्सिंग होगी वो रूम टेम्परेचर पे होगी और इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आपकी इमल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपके जो फैट या जो ऑयल होता है उसका सैपोनिफिकेशन कराया जाता है किसके साथ, NaOH या फिर आपके KOH के साथ, और उसके रिजल्टेंट यहाँ पर आपके क्या होता है, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है और इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर सोप का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इमल्सिफिकेशन होता है रूम टेम्परेचर पर, और नेक्स्ट है कि भाई आपका सेपोनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो सेपोनिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है कि सेपोनिफिकेशन इज कंप्लीटेड आफ्टर दिस मिक्सचर इज रन इनटू द फ्रेम्स इन सेवरल डेज एट अ वार्म टेम्परेचर, कि यहाँ पर जो वार्म टेम्परेचर रहता है इस वार्म टेम्परेचर में कई दिनों तक अलग अलग फ्रेम्स के अंदर कंटिन्यूअसली यहाँ पर मिक्सिंग चलती रहती है और मिक्सिंग के साथ साथ यहाँ पर सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराया
जाता है। Since there is no opportunity to adjust the proportions of fat and alkali, calculations of quantities to be used should be made carefully. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको जो है फैट की और एल्कलाइली की जो आपका अमाउंट रहेगा ना, जो प्रोपोर्शंस रहेगा, जो क्वांटिटीज रहेगी, उनको आपको अच्छे से केयरफुली यहाँ पर कैलकुलेट करके और फिर आपको यहाँ पर फॉर्मुलेशन को मेड करना है, और यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी आपके पास बीच में उस प्रोपोर्शन को एडजस्ट करने के लिए। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, आपको अपना सूप बनाने के लिए फैट या ऑयल लेना है, उसकी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेनी है, उसको हमें किसके साथ NaOH या KOH जो रहता है उसके साथ हमको यहाँ पर मिक्स करा करके, ठीक है, उनकी प्रॉपरली हीटिंग करा करके, क्या कराया, मतलब हीटिंग तो यहाँ पर होती नहीं क्योंकि कोल्ड प्रोसेस है, तो उसको कई दिनों तक मिक्स करते हुए सैपोनिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है। तो सिंपली ये बात है कि भाई यहाँ पर सैपोनिफिकेशन होता है जिसके अंदर एक क्वांटिटी हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेटेड लेते हैं एंड देन उनके बीच में प्रॉपरली रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है आपके, वो होता है आपके सेमी बॉइल्ड प्रोसेस। सेमी बॉइल्ड प्रोसेस में क्या होता है, सेमी बोल रहे हैं, सेमी मतलब कि हीटिंग होगी, बॉइलिंग होगी, लेकिन फुल्ली हीटिंग नहीं होगी। कोल्ड प्रोसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, सेमी बॉइल्ड में थोड़ी सी हीटिंग होगी, फुल्ली नहीं होगी, ठीक है। So the semi-boiled process differs from the cold process in the fact that the saponification mixture is heated to 70 to 90 degrees Celsius using a steam heat coil to accelerate and complete the saponification reaction. In this, dyes, perfumes or additives are added at the end of the process to prevent them from evaporating. ठीक है, तो सिंपली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सेमी बॉइल्ड प्रोसेस जो होता है वो आपके कोल्ड प्रोसेस से थोड़ा सा यहाँ पर डिफर करता है, थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सैपोनिफिकेशन किया जाता है मिक्सचर का वो करते हैं हम 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पर, और इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम हीटेड कॉइल्स को यूज करते हैं सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए और रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टीम हीटेड कॉइल्स को यूज करते हैं और उनको यूज करके क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन करते हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है हमारा वो क्या रहता है, 70 से 90 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंपली हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं इसके अंदर परफ्यूम्स और एडिटिव्स। हम यहाँ पर लास्ट में प्रोसेस जब खत्म होता है तब उसके अंदर ऐड करते हैं, बीच में नहीं ऐड करते हैं, ताकि बीच में क्या होता है, ये मोस्टली वॉलेटाइल नेचर के होते हैं तो इवोपरेट हो सकते हैं, तो इनका इवोपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन डाइज, परफ्यूम्स और एडिटिव्स को एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऐड किया जाता है। And this process allows the quantity of soda undergoing saponification to be adjusted before the crude soap is drawn off. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली आपके जो सोडा की क्वांटिटी होती है उसको यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है सैपोनिफिकेशन के अंदर, कि भाई आपकी क्रूड सोप को आप लास्ट में ड्रॉन ऑफ करोगे उसके पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो सोडा की क्वांटिटी होती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इट ऑल्सो अलाउज manufacturing of wastage to be recycled better, incorporation of the additives and a wider choice of a raw material। साथ में यहाँ क्या करते हैं, हम जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और सॉरी जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा होता है उसको रिसाइकलिंग हमको करनी होती है, उसके अंदर एडिटिव्स ऐड करने होते हैं और उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के, अच्छी जो चॉइस वाले होते हैं वो रॉ मटेरियल्स हमको ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या बोल रहे हैं सेमी बॉइल्ड प्रोसेस के बारे में, कि सेमी बॉइल्ड जो प्रोसेस होता है वो आपके कोल्ड प्रोसेस से अलग होता है। इसके अंदर जो सैपोनिफिकेशन होता है वो आपके थोड़े से हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ना करके 70 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर स्टीम हीटेड कॉइल्स को यूज किया जाता है प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए और सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब आपको पूरा प्रोसेस हो जाता है तब उसके अंदर हम डाइज, परफ्यूम्स और एडिटिव्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो क्रूड सोप होता है उसको लेने से पहले पूरी सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं, जो वेस्टेज होते हैं उनको रिसाइकिल करते हैं और लास्ट में उसमें जो चॉइस होती है चूज के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं, एडिटिव्स ऐड करते हैं और प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
तो इस तरीके से सिंपली आपकी क्या रहेगा, एक तो रहेंगे आपके ऑयल और फैट, दूसरी तरफ रहेगा आपके सोडा डाइस। इन दोनों को तो यहाँ पर डालेंगे सही सैपोनिफिकेशन के अंदर, सैपोनिफिकेशन केटर के अंदर। साथ में इसमें हम डालेंगे डाइज और परफ्यूम्स, और उनको डाल करके प्रॉपरली यहाँ पर 70 to 90 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग करेंगे, और हीटिंग करके आपको क्रूड सोप मिलेगा, जिसको हम कूल डाउन कर लेंगे कूलिंग फ्रेम्स के अंदर, और हमारा सोप बन करके तैयार हो जाएगा। इजी है बनाना। नेक्स्ट होता है आपके फुल बॉइल्ड प्रोसेस, जिसके अंदर सही से पूरी तरीके से आपके क्या किया जाता है, सोप को बॉईल किया जाता है। ठीक है, तो फुल बॉइल्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट इज द फुल बॉइल्ड प्रोसेस। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि फुल्ली बॉइलिंग होगी, है ना, यानी कि पहली प्रोसेस में तो हमने बिल्कुल भी हीटिंग नहीं किया, सेकंड प्रोसेस में हमने 70 to 90 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग किया, और अब थर्ड है हमारा फुल बॉइल्ड प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होगा, फुल्ली बॉइलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या बॉइल्ड प्रोसेस देखो कि this full boil process differs from the semi boiled process in a various dynamics, that glycerin extraction, washing and adjustment operations which occur after the saponification. Thus, the temperature at which the mixture is kept under a vigorous agitation is generally higher, that is 100 degrees Celsius, allowing a wider range of fatty raw material to be used. ठीक है, तो यहाँ पर जो फुली बॉइल्ड प्रोसेस होता है ये आपके सेमी बॉइल्ड प्रोसेस से डिफर होता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन एक्सट्रैक्शन, वॉशिंग, और डिफरेंट ऑपरेशंस को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, किसके बाद, सेपोनिफिकेशन के बाद में। बेसिकली यहाँ पर सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, और इस सेपोनिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपके ऑयल या फैट होता है उसे हम NaOH या KOH के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन एक्सट्रैक्शन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, और डिफरेंट सेट प्रोसेसेस यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है फुल बॉइल प्रोसेस के अंदर, उसमें जो आपका मिक्सचर होता है उसको हम विगरस एजिटेशन पर रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपके लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में फैटी एसिड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा आपके वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। इसके अंदर सेम जैसे हम परफॉर्म करा रहे थे पहले वैसे ही होगा, विगरस या हम कहेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पर एजिटेशन होगा, रॉ मटेरियल्स की एक वाइडर रेंज को हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम ग्लिसरीन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज करेंगे, वॉशिंग करेंगे, और सैपोनिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट है दैट द फॉलो स्टेप्स शुड बी इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल सोप मेकिंग। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्रीज के अंदर सोप्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, सोप्स को बनाया जाता है, तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं यहाँ पर जो फुलफिल किए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपकी क्या, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस, सेकंड होता है आपकी ग्लिसरीन रिमूवल, थर्ड होता है सोप प्यूरिफिकेशन, एंड फोर्थ होता है आपके फिनिशिंग स्टेप। तो 4 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर सोप्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, सिंपली आपका जो फैट एंड ऑयल होता है इसको हम क्या करते हैं, NaOH या आपके KOH के साथ यहाँ पर ट्रीट कराया जाता है। सो द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ अ टैलो, दैट इज एन एनिमल फैट, एंड अ कोकोनट ऑयल with the sodium hydroxide and application of an heat. The process results in the formation of soap, which is a salt of a long chain carboxylic acid. क्या बोल रहे हैं, पर जो आपका सेपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, जो एनिमल फैट होता है, टैलो होता है, उसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, कोकोनट ऑयल के साथ, और इन दोनों ऑयल्स को यूज किया जाता है किसके साथ, NaOH या KOH के साथ, जिसमें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं NaOH को, और इसको मिक्स करते हैं। मिक्सिंग की प्रोसेस के अंदर हम हीट को अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारे सोप का फॉर्मेशन होता है। सोप हमारे यहाँ पर रिजल्टिंग सोप बन के आता है, जो बेसिकली क्या होता है, आपकी सॉल्ट होता है किसका, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर एक लॉन्ग चेन होती है, उसका ये सॉल्ट होता है।
ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि सोप मेकिंग प्रोसेस 4 स्टेप में होगा। सबसे पहला स्टेप होगा सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन के अंदर फैट या ऑयल जो होगा वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा हीट की प्रेजेंस में, और रिजल्टेंट आपके सोप का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन यहाँ पर होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा आपके क्या, ग्लीसरीन रिमूवल। ग्लीसरीन रिमूवल के अंदर क्या होता है, ग्लीसरीन इज अ मोर वैल्यूएबल देन द सोप्स एंड हेंस मोस्ट ऑफ इट is removed for its uses in a more expensive and cosmetic products. These soaps is generally not completely soluble in the salt water. ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप होता है आपकी ग्लीसरीन रिमूवल। ग्लीसरीन रिमूवल में क्या करते हैं कि सोप्स के अंदर जो ग्लीसरीन प्रेजेंट होता है, जो कि मोर वैल्यूएबल होता है सोप्स के अंदर, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट जो एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर इस ग्लीसरीन को रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो सोप्स होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। थर्ड होता है आपके सोप का प्योरिफिकेशन। आपने सोप बना लिया, सोप के अंदर जब हमने रिएक्शन कराई ना, तो रिएक्शन में एक तो सोप बना और एक ग्लीसरीन बना। ठीक है, सब प्रोडक्ट की फॉर्म में ग्लीसरीन बना, इस ग्लीसरीन को हमने रिमूव कर लिया, अब हमारा सिर्फ सोप रह गया। इस सोप का क्या किया जाएगा, प्योरिफिकेशन किया जाएगा। So in the soap purification stage, any remaining sodium hydroxide is neutralized with the weak acid like citric acid, and 2/3 of the remaining water is removed to obtain the pure soap. ठीक है, तो यहाँ पर जो सोप्स के प्यूरिफिकेशन स्टेजेस होते हैं उसके अंदर जो हम NaOH हमने हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है, इस NaOH को वीक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस एसिड की फॉर्म में हम यूज करते हैं सिट्रिक एसिड, और जो 2/3 पोर्शन है वाटर का उसे लास्ट में इस प्योर सोप से रिमूव कर दिया जाता है। लास्ट होता है हमारा फोर्थ फिनिशिंग स्टेप। बेसिकली ये लास्ट स्टेज है इस सेपोनिफिकेशन प्रोसेस का, इस सोप मेकिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, सोप्स को फाइनली फिनिश टच देते हैं। ठीक है, सो इन द फाइनल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिनिशिंग स्टेज इन्वॉल्व्स mixing of additives like coloring agent, preservatives and perfuming agent into the soap, which is then shaped into a different bars for the sale. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा ये सोप रहता है ना, ठीक है, इस सोप को हमने बनाने के लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो 4 स्टेप करे। 4 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप करा हमने सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा फैट या ऑयल था इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, NaOH या फिर आपके KOH के साथ। रिएक्शन के रिजल्टेंट क्या बना, एक तो बना सोप और एक बना ग्लीसरीन। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस ग्लीसरीन को जो है हमने यहाँ पर रिमूव करा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास रह गया सोप। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, ये जो हमारा सोप बना था इसको हमने प्योरीफाई किया। प्योरीफाई करने के अंदर हमने इसमें जो वाटर प्रेजेंट था एक्सेस के अंदर लगभग 2/3 अमाउंट उसको रिमूव किया, और ऑल्सो इसके अंदर जो रिमेनिंग आपके अगर फॉर्मुलेशन के अंदर रिएक्शन के अंदर NaOH रह गया था तो उसे हमने सिट्रिक एसिड के साथ क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, देन आया हमारा फोर्थ स्टेप, फिनिशिंग स्टेप, जिसके अंदर हमने ये जो सोप्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा इसका ये फाइनल स्टेप होता है, और इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिफरेंट जो एडिटिव्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं। एडिटिव्स जैसे कि कलरिंग एजेंट्स, प्रेजर्वेटिव्स, परफ्यूमिंग एजेंट्स, इनको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और फाइनली हमारे सूप्स को, हमारे बार्स को एक पर्टिकुलर शेप हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फाइनल शेप हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारा क्या, फुल बॉइल्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिंपली अगर आप इसके एक एक स्टेप को देखेंगे तो यहाँ पर ऑयल एंड फैट को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर आपके सोडा डाइस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, इन दोनों के बीच में सेपोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे वाटर और वेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर सेपोनिफिकेशन, केटल के अंदर सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद सेपोनिफिकेशन जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें आपके दोनों बन के तैयार हो जाएगा, सोप और आपके अल्कलाइन ग्लिसरीन दोनों बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर सेकंड स्टेप होगा हमारा ग्लिसरीन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, ग्लिसरीन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे हम, और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, सोप रह जाएगा। यहाँ पर जो ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, ये ब्रेन को हम वापस से रिसाइकिल करके वापस से ये इसमें आएगा। आने के बाद इसका
प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन में इसमें से जो वाटर होगा उसको रिमूव कर लिया जाएगा, इसमें जो एल्कलाइनली रिमेनिंग होगा उसे एसिड्स के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, एंड फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट को हम यहाँ पर जो भी उसमें हम ऐड करना चाहते हैं जैसे परफ्यूमिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रेजर्वेटिव्स, वो ऐड करके फाइनल हम उसकी क्या कर देंगे, उसको ड्राई करके हम पैक आउट कर देंगे। तो इस तरीके से फुल बॉयल प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, सोप्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ, कैटल प्रोसेस। कैटल प्रोसेस में क्या होगा, so the Kettle method of making the soap is still used today by the small soap manufacturing companies, and this process takes from 4 to 11 days, लगभग 4 to 11 days to complete, and quantity of each batch is inconsist due to a variety of oil use। ठीक है, कैटल प्रोसेस के अंदर सिंपली हमको समझ में आ रहा है कि हम एक कैटल को यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसके लिए, सूप बनाने के लिए। तो यहाँ पर सूप्स को बनाने के लिए हम कैटल मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके स्मॉल सोप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं जो सोप्स बनाती है, वो मोस्टली कैटल मेथड को यूज करती हैं। इस मेथड में क्या होता है, लगभग 4 से 11 दिन लगते हैं पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है, और लगभग हर एक बैच की जो क्वांटिटी होती है उसमें दिक्कत ये है कि वो इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग ऑयल्स यूज किए जाते हैं। इस वजह से हर एक बैच की जो क्वांटिटी होती है उसमें डिफरेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपकी बॉइलिंग, सेकंड स्टेप होता है सॉल्टिंग, थर्ड स्टेप होता है स्ट्रॉन्ग चेंज, फोर्थ स्टेप होता है पिचिंग। तो 4 स्टेप के थ्रू यहाँ पर फिर से सोप्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपके क्या, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होगा, that fats and alkali are melted in the kettle, which is a steel tank that can stand 3 storage height and hold several thousand pounds of material. The steam coil within the kettle heat the batch and bring it to the boil. After the boiling, the mass thickens as the fat reacts with the alkali and producing soups and glycerine। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि आपका जो फैट होता है और आपकी जो एल्कलाइली होती है उन दोनों को हम पहले कैटल के अंदर मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट कर लेते हैं, ये कैटल जो होती है बेसिकली एक स्टील का टैंक होता है जो कि 3 स्टोरीज की हाइट तक आपके रह सकती है। इसके अंदर कई 1000 पाउंड्स ऑफ मटेरियल इसमें हम स्टोर कर सकते होते हैं, और स्टीम कॉइल्स इसके अंदर लगी हुई होती हैं जो इसको हीट करने का काम करती है और इसको एक बॉइलिंग कंडीशन तक लेके आती है। जब ये बॉईल हो जाती है उसके बाद इसके अंदर जो मास होता है बेसिकली वो धीरे धीरे थिक होता जाता है, और ये जो फैट होती है अल्कलाइली के साथ करके सोप्स और ग्लिसरीन यहाँ पर प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि स्टील का टैंक होगा, उस स्टील के टैंक के अंदर 3 स्टोरेज हाइट तक आप हम क्या करेंगे, फैट और एल्कलाइली को डाल करके उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, बॉइलिंग होने देंगे, रिएक्शन होने देंगे, और धीरे धीरे वो थिकर पेस्ट आपका बन जाएगा, और फाइनली आपके सोप्स और ग्लिसरीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा जब आपका फैट एल्कलाइली के साथ प्रॉपरली रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका सेकंड स्टेप सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में क्या होगा कि the soaps and glycerine must be now separated and the mixture is treated with the salt, which causing the soap to rinse to the top and the glycerine to settle to the bottom. Thus the glycerine is extracted from the bottom of the kettle। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा आपका सॉल्टिंग। सॉल्टिंग के अंदर क्या होगा, ये जो सोप और ग्लिसरीन आपके फॉर्मुलेट हुए हैं इनको हमें अलग करना है। तो सिंपली सॉल्टिंग में क्या होगा कि जो मिक्सचर होगा उसे हम सॉल्ट के साथ ट्रीट कराएंगे। तो जब हम उसको सॉल्ट के साथ ट्रीट कराते हैं तो सोप जो रहता है वो तो ऊपर आ जाता है और ग्लिसरीन जो रहता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्लिसरीन को जो ऊपर में आपके सोप है उसके साथ क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है आपके स्ट्रॉन्ग चेंज। स्ट्रॉन्ग चेंज में क्या होता है कि टू रिमूव द स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट दैट हैव नॉट सैपोनिफाइड, अ strong caustic solution is added to the kettle, and this step in the process is called strong change, in which the mass is brought to the boil again and the last stage of the fat turns to the soap। ठीक है, थर्ड स्टेज में होती है आपकी स्ट्रॉन्ग चेंज। स्ट्रॉन्ग चेंज के अंदर क्या होता है, आपके फैट का हम थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर रिमूव करते हैं जो कि आपका सैपोनिफाइड नहीं हुआ है, उसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, कास्टिक सोल्यूशन के साथ जो कैटल में ही प्रेजेंट है,
और इस स्टेप को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग चेंज, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पूरा मास है वो दोबारा से बॉईल होने लगता है और लास्ट तक भी उसमें जो फैट प्रेजेंट होता है वो एंड तक भी सोप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप पर जिसको बोलते हैं पिचिंग। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड पिचिंग। ठीक है, in which the soap in the kettle is boiled again with added water and the mass is eventually separated into two layers. The top layer is called neat soap, which is about 70% of the soap and 30% of the water. ठीक है, फोर्थ स्टेप होता है आपकी पिचिंग। पिचिंग जो होती है ये आपकी लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि कैटल के अंदर जो आपका सोप होता है ना, उसको हम फिर से वाटर डाल करके बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से दो दो लेयर में सेपरेट हो जाता है, ऊपर वाला सोप और नीचे वाला ग्लिसरीन। तो लगभग इसमें 70% तक आपका सोप होता है, 30% तक वाटर होता है। वाटर यहाँ पर फाइनली इवोपरेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है और आपका क्या क्या रह जाता है, सिर्फ सोप रह जाता है। तो बड़ा ही सिंपल और इजी सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना, कैटल लेनी है और आपके जो फैट एंड ऑयल है उसकी रिएक्शन करानी है कास्टिक सोडा के साथ। रिएक्शन होगी, आपका सूप बनेगा, सूप के साथ ग्लिसरीन बनेगा। पहले हम सॉल्टिंग की प्रोसेस के थ्रू ग्लिसरीन को सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम वापस से यहाँ पर NaOH या KOH डालेंगे और फिर से रिएक्शन कराएंगे ताकि कंप्लीट यहाँ पर रिएक्शन हो, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग चेंज बोला जाता है। एंड देन उसके बाद हम फाइनली जो भी इसमें सूप के अलावा रिमेनिंग है उनको रिमूव आउट करके सिर्फ सूप हमारा रह जाएगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से कैटल मेथड होगा। इसको देख सकते हैं आप कि सबसे पहले फैट एंड एल्कलाइली मेल्टेड इन अ कैटल। यहाँ पे हमने फैट डाल दिया, एल्कलाइली डाल दिया कैटल के अंदर, मास जो है वो मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर के आपके थिक हो गया, थिक होकर के उसने सूप बना दिया, ग्लिसरीन बना दिया। ठीक है, देन द सोप एंड ग्लिसरीन आर हीटेड विद द सॉल्ट व्हिच कॉजिंग द सोप टू राइज ऑन द टॉप। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो आपके सोप और ग्लिसरीन बने इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला जो आपके यहाँ पर रिएक्शन करेगा, हीटिंग करेगा और सोप को अलग कर देगा ग्लिसरीन के साथ। ठीक है, फाइनली हम ग्लिसरीन को उसमें से अलग कर लेंगे, सिर्फ सोप रह जाएगा और लास्ट में आपकी पिचिंग प्रोसेस होगी जिसके अंदर आपकी क्या होगा, 70% सोप होगा, 30% वाटर होगा, रिमेनिंग इंप्यूरिटीज होंगी। तो हम यहाँ पर इन सबको रिमूव करके यहाँ पर हम नीट एंड क्लीन सोप हमारा यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैटल प्रोसेस। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि आप एक साइड से आपका सॉल्ट डालते रहोगे, एक साइड से एक साइड से आपका फैट एंड ऑयल डालते रहोगे, दूसरी साइड से आप अपना NaOH या KOH डालते रहोगे और आपकी रिएक्शन होती रहेगी, आपका सोप का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, यानी कि एक तरफ से फीड जाता रहेगा, एक तरफ से प्रोडक्ट मिलता रहेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि देखो, around 1914 engineers and scientists developed a more efficient manufacturing process called a continuous process, and this process is employed by a large soap manufacturing companies all around the world today. Exactly as the name states, in the continuous process soap is produced continuously rather than the one batch at a time. ठीक है, तो लगभग 1914 के अंदर कुछ इंजीनियर्स और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ढूंढ निकाला जिसको बोला उन्होंने क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज लेवल पर जो आपके सोप्स होते हैं उनको कंपनीज में मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो सोप्स होते हैं ना उनको एक साइड से कंटिन्यूअसली डाला जाता है, ठीक है, और दूसरी साइड से आपका प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पर जो सोप्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर बैच ही यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं होकर के कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपके क्या होता है, प्रोडक्ट बनता रहता है। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। एक होता है आपके स्प्लिटिंग, सेकंड होता है मिक्सिंग, थर्ड होता है कूलिंग एंड फिनिशिंग एंड फोर्थ होता है आपके माइलिंग। तो 4 स्टेप्स के थ्रू हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कि ये जो आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसके अंदर किस तरीके से हम क्या करेंगे, सूप्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है, देखो कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस इज स्प्लिट द नेचुरल फैट इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन।
जो फर्स्ट स्टेप होता है आपके कंटिन्यूस प्रोसेस का, उसके अंदर क्या किया जाता है, जो आपका फैटी एसिड होता है, ठीक है, जो आपका नेचुरल फैट होता है उसको स्प्लिट किया जाता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन के अंदर। जैसे अपन सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कर रहे थे, उसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करा करके वहां पर भी हम नेचुरल फैट को स्प्लिट ही तो कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, नेचुरल फैट को स्प्लिट करते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन के अंदर। And equipment used is a vertical stainless steel column with a diameter of a barrel which is called a hydrolyzer। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो होता है आपके वर्टिकल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कॉलम, जिसका जो डायामीटर होता है बैरल का वो होता है आपकी बैरल का एक डायमीटर होता है जिसको बोलते हैं क्या हम, हाइड्रोलाइजर। उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोलाइजर बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं स्प्लिटिंग के अंदर कि स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिटिंग के लिए हम एक स्टेनलेस स्टील का कॉलम यूज करते हैं जिसके बैरल जैसा डायमीटर होता है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइजर। ठीक है, सेकेंड होता है हमारे मिक्सिंग। मिक्सिंग की बात करें तो इन दिस प्योरिफाइड फैटी एसिड्स आर नेक्स्ट मिक्स्ड विद अ precise amount of alkali to form the soap, and the other ingredients such as abrasives and fragrance are also mixed in it, and the hot liquid soap may be then wrapped off to incorporate the air। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फैटी एसिड्स हमें मिले हैं इनको हम प्योरीफाई करेंगे, और जो प्योरीफाइड फैटी एसिड्स रहेंगे उसको हम एल्कलाइली की एक प्रीशियस अमाउंट के साथ यहाँ पर मिक्स करके क्या बना देंगे, सोप बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हम अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जैसे कि अब्रेसिव्स और फ्रेगनेंस, उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हॉट लिक्विड सोप हमारा यहाँ बन जाएगा, जिसे फाइनली हम एयर को इनकॉर्पोरेट करके क्या कर देंगे, वाइप ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड की अल्कलाइली के साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन से सूप बनेगा, सूप बनने के बाद हम उसके अंदर फ्रेगनेंस और अब्रेसिव्स को डालेंगे, और फिर डालने के बाद उसको फाइनली हम उसमें एयर को इनकॉर्पोरेट करके उसको वाइप ऑफ कर देंगे। ठीक है, थर्ड होता है हमारा क्या, कूलिंग एंड फिनिशिंग। इन दिस द सूप मे बी पोर्ड इनटू द मोल्ड्स एंड अलाउड टू harden into a large slabs। It may be cooled in a special freezer and the slab is cut into the smaller pieces of bar size, which is then sampled and wrapped, and the entire is a continuous process in which from the splitting to the finishing can be accomplished several हार्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एयर इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमारा सोप बनेगा, सोप को जो है हम मोल्ड के अंदर पोर करेंगे, उसको हार्ड होने देंगे लार्ज बड़े बड़े स्लैब्स के अंदर, उसको हम स्पेशल फ्रीजर के अंदर कूल करेंगे। उसके बाद हम स्लैब को कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और उसको एक बार जैसा साइज शेप में कन्वर्ट करेंगे, उस पर हम स्टैंप लगाएंगे, उसकी हम रैपिंग करेंगे, और पूरा ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यानी स्प्लिटिंग से लेकर के फाइनल फिनिशिंग तक जो है एक के बाद एक यहाँ पर स्टेप वन बाय वन यहाँ पर कई घंटों तक चलता रहेगा, और लास्ट में होगी आपके माइलिंग, जिसमें मोस्ट टॉयलेटरी सोप्स अंडरगो additional process which is called miling। In this mild process the mild bars lather up better and having a finer consistency than the non mild soaps। Thus the cooled soaps is feed into through the several sets of heavy rollers that is mills। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके मोस्ट जो टॉयलेटरी सोप्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में मोस्टली एक और एडिशनल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माइलिंग। माइलिंग के अंदर जो माइल्ड बार होते हैं ना, उनको एक बेटर और फाइनर कंसिस्टेंसी यहाँ पर दी जाती है कंपैरेटिव किसके, नॉन माइल्ड सोप्स के। और इन सोप्स को ठंडा किया जाता है, इनको कई सारे हैवी रोलर्स के साथ यहाँ पर गुजारा जाता है, और इसको एक पर्टिकुलर साइज शेप यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि 4 स्टेप के अंदर हमारा ये प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं हमारे फैटी एसिड्स को, हमारे फैट एंड ऑयल को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। उसके बाद हम उसे प्योरीफाई करते हैं, उसमें एक अप्रिशिएट अमाउंट अल्कलाइली की ऐड करते हैं। जब आपके फाइनली सोप बन जाता है तो उसमें अब्रेसिव और फ्रेगनेंस डालते हैं, एयर जो रहती है उसको वाइप ऑफ करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, एक अप्रोप्रिएट साइज शेप में कट करते हैं, उसे फाइनल फिनिशिंग देते हैं, और सम टाइम्स उसका माइलिंग भी करते हैं। तो हमारा इस तरीके से कंटिन्यूसली जो है आपका प्रोसेस चलता रहता है। दैट इज वाई से क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है।
तो इस तरीके से जो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ऑयल या फैट डालेंगे, उसको डिसोशिएट किया जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर जो आपका नेचुरल फैट होगा उसे हम स्प्लिट करेंगे किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में। ठीक है, ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में यहाँ पर सेपरेट हुआ है, इसके अंदर हम डालेंगे एल्कलाइली। एल्कलाइली डालने के बाद आपका सोप का फॉर्मेशन होगा, और ये जो सोप होगा इसको हम अप्रोप्रिएट मोल्ड्स के अंदर डाल करके बड़े बड़े स्लैब्स में इसको हार्ड कर लेंगे। ठीक है, और फाइनली अगर वो टॉयलेटरी सोप से तो उसको माइलिंग प्रोसेस से गुजारेंगे और इसमें परफ्यूम ऐड करेंगे हम। ठीक है, और आपका सोप जो रहेगा उस पर लेबलिंग वगैरह करके आपका पैक कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप फाइनली पैक करके डिस्पेंस करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये तो सारे बात हुई डिफरेंट टाइप्स के सोप्स की। अब कि इवेल्युएशन ऑफ द क्लींजिंग सोप की, ये जो सोप्स आपके बने हैं इनको इवेल्युएट करेंगे कि ये सही तरीके से फॉर्मुलेट हुए हैं या नहीं, है ना। तो उसकी इवेल्युएशन को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये सोप्स किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और स्पेशली हम यहाँ पर सैंडेड बार्स की स्किन बेनिफिट्स की बात करेंगे, क्लींजिंग लोशंस की बात करेंगे, बॉडी वॉशेस की बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट आता है हमारी इवेल्युएशन ऑफ द क्लींजिंग सोप्स। इवेल्युएशन के अंदर है कि द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोप लाइक मटेरियल डेट्स बैक टू अराउंड 2800 BC in the ancient Babylon. A formula of soap consisting of water, alkali and cassia oil was written on a Babylonian clay tablet around 2200 BC, and the Ebers papyrus in the Egypt 1550 BC indicates the ancient Egyptian bathed regularly and combined animal and vegetable oil with an alkaline source to create a soap-like substance. Then the Egyptians document mention a soap-like substance was used in the preparation of wool for the weaving. ठीक है, तो सिंपली क्या बोल रहे हैं कि जो पहले के रिकॉर्डेड एविडेंसेस है ना, वो ये बताते हैं कि भाई सूप्स का जो प्रोडक्शन किया गया वो बहुत पुराना है, लगभग एंशियंट बेबीलोन के टाइम से 2800 BC, मतलब क्रिस्ट के भी 2800 साल पहले से ही जो है सोप्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। पहले जो सोप्स का प्रोडक्शन किया जाता था उसके केमिकल फॉर्मूला में सिंपली वाटर, एल्कलाइली और केशिया ऑयल को यूज करते थे। उसी को यहाँ पर बेबीलोनियन क्ले टैबलेट बनाने के लिए यूज किया जाता था 2200 BC के अंदर। और उसके बाद फिर 1500 BC के टाइम पर इजिप्ट के अंदर इबर्स पेपेयर ने जो है सबसे पहले इजिप्टियन बाथ को वहां पर रेगुलरली यूज करने लगा, और उसने एनिमल और जो वेजिटेबल ऑयल्स थे उनको यूज किया एल्कलाइन के साथ, और एक सोप जैसी चीज बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद इजिप्टियंस ने इसको डॉक्यूमेंट किया, जहां पे उन्होंने सोप जैसे सब्सटेंस के बारे में मेंशन किया, और ये बताया कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, इसकी वीविंग वगैरह के बारे में सारी चीजें इन्होंने एलोबरेट की। तो सिंपली ये हुआ कि पहले इन्होंने एक मिक्सचर बनाया, उसको यूज करके देखा, कभी कभी यूज करते थे, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्ले का बनाया, फिर इन्होंने इजिप्ट में ये फॉर्मूला गया, फिर वहां पे उन्होंने रेगुलरली यूज करने लगे और इन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फैलती गई और फिर लोग रेगुलरली बेसिस पर सोप्स को यूज करने लगे। तो ये बेसिकली हिस्ट्री रही है सोप्स की, है ना। अब ये सोप्स क्या काम आते हैं, तो स्किन को काफी सारे बेनिफिट्स ही देते हैं, जैसे कि फर्स्ट है मॉइस्चराइज द स्किन एंड प्रिवेंट्स द ड्राइनेस, सेकेंड इज वर्क्स एज क्लींजर, थर्ड है हेल्प्स टू गेट rid of pimples and blackheads, fourth है help you tackle many skin diseases such as eczema and psoriasis, फिफ्थ है हेल्प इन इवनिंग आउट स्किन टोन। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं, स्किन की ड्राइनेस को खत्म करने का काम करते हैं, स्किन के ऊपर एक इफेक्टिव क्लींजर का काम करते हैं, जो पिंपल्स वगैरह हैं, ब्लैकहेड्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं, कई सारी जो स्किन डिजीजेज है जैसे कि एक्जिमा और पिसोरियासिस उसको टैकल करने का काम करते हैं, स्किन टोन जो रहती है उसको टाइटन करने का काम करते हैं, उनको इवनिंग आउट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली स्किन को इफेक्टिव बनाने का ये यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्किन बेनिफिट्स ऑफ सैंडेड बार्स के, जो सैंडेड बार्स आप यूज करते हो उनके कैसे, मतलब किस तरीके से वो इफेक्टिव होते हैं। तो इसके अंदर है कि अ नॉन सोप बेस्ड पर्सनल वॉशिंग एंड सैंडेड बार्स कंटेनिंग synthetic detergents or surfactants are milder than the soaps.
Thus, they are widely used by the patients with a variety of skin conditioners, including atopic dermatitis. In this, a sanded bar is used, reduce the severity of eczematis lesions, improve skin condition, and maintain the hydration. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो नॉन सोप बेस्ड पर्सनल वॉशिंग बार्स होते हैं या जो सिंडेड बार्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो पर्सनल वॉशिंग के लिए यानी कि जैसे बाथिंग वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, उनके अंदर मोस्टली क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं या उसमें सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो सोप्स के कंपैरिजन में माइल्डर होते हैं। तो इस वजह से पेशेंट्स के थ्रू भी ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होता है, तो उनको भी वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्किन ड्राइनेस जो कर सकता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज कम होती है, स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने का ये ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो सिंथेट बार कंपैरेटिवली बेटर होते हैं क्योंकि इसके अंदर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो सिंथेट बार्स होते हैं ना, मेनली क्या करते हैं, जो एक्जिमा की कंडीशन है, एक्जिमाइटिस लेशंस हैं, उनकी सीवियरिटी को ये रिड्यूस करते हैं, स्किन कंडीशंस को इंप्रूव करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। ठीक है, थर्ड है दैट दीज आर मोर कंपैटिबल क्लींजर फॉर द पेशेंट्स विद अ वैरायटी ऑफ स्किन कंडीशंस सच एज एक्ने, rosacea, ectopic dermatitis, and are recommended being an integral part of patient's fundamental daily skin care regimen. ठीक है, तो ये क्या है, काफी ज्यादा कंपैटिबल क्लींजर होता है पेशेंट्स के लिए, जो कि डिफरेंट स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एक्ने वगैरह हो गया, रोजेसिया हो गया, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो गया। तो ये जो स्किन की कंडीशंस होती है ना, इसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर को यूज किया जाता है, और ये पेशेंट की एक फंडामेंटल डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बन चुका है। Thus, the daily cleansing with a mild Synthate bar leads to a significant improvement in the appearance of the skin. तो इस तरीके से अगर आप डेली यूज करते हो ना एक माइल्ड सिंडेट बार को, तो कहीं ना कहीं आपके स्किन के अपीयरेंस को बेहतर बनाता है, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ में आया हमें कि सिंडेट बार जो होते हैं उसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज कंडीशन जैसे कि एक्जिमा, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस, है ना, डिहाइड्रेशन का इशू, स्किन की कंडीशन अगर खराब है तो उसका इशू, उसको यहाँ पर ट्रीट करते हैं, रोजेसिया की कंडीशन को ट्रीट करते हैं, एक्ने की कंडीशन को ट्रीट करते हैं, और स्किन का जो अपीयरेंस होता है उसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके लिपिड फ्री क्लींजिंग लोशंस। So these contain fatty alcohols and are suitable for the people with a sensitive or dry skin. They can be ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लिपिड फ्री क्लींजिंग लोशंस के बारे में। तो क्या कह रहे हैं लिपिड फ्री के बारे में, मतलब ये वो लोशंस हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि लिपिड फ्री है, मतलब कि इसके अंदर लिपिड कंटेंट नहीं है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि जो भी हमारे सोप्स है ना, वो बेसिकली किससे बने हैं, लिपिड से बने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सोप रहेगा वो लिपिड फ्री रहेगा, इसके अंदर लिपिड कंटेंट नहीं रहेगा। So these contain fatty alcohols which are suitable for the people with the sensitive and dry skin, and they can be wiped off without the water. The fatty alcohol in these solutions facilitate the evaporation, so rinsability is high. When they are used on the face, there is a less facial residue, which is an advantage of these lipid-free cleansing lotions. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिपिड फ्री क्लींजिंग लोशंस होते हैं ना, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपके फैटी अल्कोहल होता है। ठीक है, फैटी अल्कोहल जो होता है ना, ये आपके जो सेंसिटिव स्किन के लोग होते हैं, जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं, उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, कौन सा, लिपिड फ्री, क्योंकि लिपिड फ्री वाले में क्या प्रॉब्लम होती है, वो ड्राइनेस करता है। ठीक है, लिपिड सॉरी जो लिपिड वाला रहता है ना आपके सोप, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो ड्राइनेस करता है। तो जिनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पर लिपिड फ्री क्लींजिंग लोशन बनाया गया है, जिसके अंदर फैटी अल्कोहल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव इनकी स्किन होती है, ड्राई स्किन इनकी होती है, और इन्हें वाइप ऑफ किया जाता है विदाउट वाटर, बिना पानी के आप इनको धो सकते हो।
ठीक है, ये बेसिकली आपके फैटी अल्कोहल्स होते हैं इनके लोशंस के अंदर, जो कि क्या करते हैं इजीली, जिसका इवोपरेशन हो जाता है, जिसका इजीली रिंस आउट ये हो जाता है, और जब इसको फेस पर अप्लाई किया जाता है तो इसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम फेशियल रेसिड्यूज होते हैं, जिसके साथ एडवांटेज ये है कि भाई ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, लिपिड फ्री क्लींजिंग एक्शन यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है लिपिड फ्री क्लींजिंग लोशंस के बारे में, कि बेसिकली ये जो होंगे इसमें लिपिड कंटेंट नहीं होगा, इस वजह से ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए इनकी ये सुटेबल रहेंगे, वाटर से, बिना वाटर के ही वाइप ऑफ हो जाएंगे, इजीली इवोपरेट हो जाएंगे, रिंजेबिलिटी मतलब इनको वॉश करना, रिंस करना आसान होगा, और जब इनको फेस पर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी फेस पर बिल्कुल कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये सारे इसके साथ मोस्टली एडवांटेज होते हैं। लास्ट आता है आपके लिपिड बॉडी वॉशेस। दीज ऑफर्स डिफरेंट सेंसेशंस, आर मोर कन्वीनियंट as well as more hygienic than the washing bars. They employ a milder surfactant and incorporate more emollient, thus can actually improve the skin over time. ठीक है, तो अगर वॉश की बात करें तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट सेंसेशंस यहाँ पर देते हैं, काफी ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, है ना। इन्हें बॉडी वॉश के लिए, बॉडी वॉश बार की फॉर्म में यूज किया जाता है, ये एक माइल्ड सर्फेक्टेंट का यहाँ पर काम करते हैं, और ये जो है इमोलिएंट की फॉर्म में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, स्किन का जो टोन होता है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि ये जो लिक्विड बॉडी वॉशेस होते हैं इनका ये एक डिफरेंट टाइप का सेंसेशन देते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, इनमें जो सर्फेक्टेंट मिलाए जाते हैं वो आपके सॉफ्टर होते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं, स्किन की जो टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बात हुई किसके बारे में, बॉडी वॉशेस के बारे में, बॉडी सोप्स के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। हमारी ये यूनिट यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।